हाँ जी, पता नहीं, लगे हुए हैं आपके सामने, 31 जुलाई को बता सकेंगे। ना खामोश, ना तुमने याद कराया ना हमें याद रहा। समझ क्या मतलब यार, इसमें कुछ भी नहीं है ही कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं सारी, इसमें क्या मसला है? देखें इधर जी, भाईजान इधर अटेंटिव हो। भाईजान भाईजान, पानदान, पेज 85, पेज 85। अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर बी, द वैल्यू ऑफ प्लांट वॉज इम्पेयर्ड बाय 3 मिलियन। ऊपर लिखा हुआ है ऑन एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट को प्लांट इम्पेयर हो गया था, तो हमने एंट्री कर ली इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और प्लांट क्रेडिट। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और प्लांट क्रेडिट, ये हमने एंट्री कर ली इन वर्किंग वन। बस कुछ भी नहीं, आगे चलें। इम्पेयरमेंट वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय एस। एक्विजिशन के बाद एस ने कहा मैंने भी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा जान दे यार, मैंने कर ली हुई थी, तू उल्टा दे, बात खत्म। उसने कहा मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने भी कर ली हुई थी, तो उल्टा दे। तो इम्पेयरमेंट उल्टाने की एंट्री, पीपी डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। एस के एसेट्स हैं तो इसलिए है सारी। क्या? कुछ भी नहीं। जो लॉस मैंने रिकॉर्ड किया था उसने भी कर लिया, मैंने कहा तू उल्टा दे। क्या? कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 9 मिलियन वाज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई भी थी, सिर्फ डिस्क्लोज हुई भी थी। हमने यूजर को एक कहानी बताई हुई थी कि हमारे खिलाफ केस हुआ हुआ है, कल की क्लास आपने ली थी। कंटिंजेंट लायबिलिटी से डिस्क्लोज हुई थी। तो कौन बोल रहा है? विच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 6 मिलियन। तो इसकी फेयर वैल्यू 6 मिलियन है ऑन एक्विजिशन डेट। तो हर लाइबिलिटी को भी रिवैल्यू करना होता है। कैरिंग अमाउंट 0, फेयर वैल्यू 6, तो 6 से लाइबिलिटी बढ़ा दें। एक्सपेंस इन वर्किंग ऑन डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। क्वेश्चन 13, पेज नंबर 85। एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी थी, किताबों में नजर नहीं आ रही थी, उसकी फेयर वैल्यू 6 मिलियन थी। तो 0 से 6 पे ले जाएं, लाइबिलिटी क्रेडिट, खर्चा डेबिट। तो हमने एक्विजिशन डेट पे वर्किंग वन में ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, हमने रिकॉर्ड कर ली, इसको नहीं उल्टाना। बाद में ऑन एक्विजिशन डेट, आफ्टर एक्विजिशन, बाद में लाइबिलिटी सब्सिडरी ने भी रिकॉर्ड कर ली। चल तू उल्टा दे जितने तूने की है, क्योंकि हमने कर ली हुई है। उन्होंने कहा चल ठीक है, चल ठीक है, उल्टा देते हैं। आप अब्बू के लिए पानी का ग्लास लाए, थोड़ी देर में छोटा भाई भी ले आया, यार तू वापस ले जा, मैं ले आया हूँ। दिस इज द थिंग। और क्या है इसमें, कुछ पता नहीं क्यों इसको दही बनाई हुई है आप लोगों ने। दही भी नहीं बनती इसकी, तो इतना आसान है, तो मक्खन है बिल्कुल। तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड एक्विजिशन डेट में हमने 6 मिलियन की कर ली, 2-3 दिन बाद सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन सब्सिडरी ने भी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। या तू भी क्लास ले आया, मैं तो लेके आया था अभी बुक, चल तू ले जा वापस, उल्टा दे। उस एंट्री का उल्टा होना है, लाइबिलिटी डेबिट, खर्चा क्रेडिट। लेकिन ऑब्वियसली खर्चा अगर उल्टाना है तो वो फिर एसआरई में जाएगा, खुशी होगी। इन्वेंट्री जो कि किताबों में 10 मिलियन की पड़ी है, हमने 15 मिलियन पे रिकॉर्ड कर ली, यानी 5 मिलियन का सरप्लस रिकॉर्ड कर लिया। इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस क्रेडिट। वो कहते हैं 20% मेरे पास पड़ी हुई है, 80% मैंने बेच दी आगे। तो इसका मतलब है 80% पे तूने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, मैंने सारे पे कर लिया हुआ था, तो तूने 80% पे दोबारा प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। वो प्रॉफिट उल्टा दें, प्रॉफिट उल्टा दें, तो वही एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, प्रॉफिट डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो जिस एंट्री को नहीं, उसमें ये देखना पड़ता है कि सब्सिडरी ने कितनी अमाउंट से की है, जितनी अमाउंट से सब्सिडरी ने की है उसी अमाउंट से उल्टाएंगे। डन। तो ये था इसमें। अब इसको पीएनएल के एंगल से यहां देख लेते हैं। पीएनएल में कभी भी वर्किंग वन वाली एडजस्टमेंट्स नहीं जाती, पीएनएल में ये वाली जाती हैं। तो पीएनएल के अंदर ये चीजें कैसे पोस्ट होंगी जरा देखते रहिएगा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल,
एडमिन एक्सपेंसेस। अच्छा जी, पहली वाली एंट्री, इन्वेंट्री का प्रॉफिट उल्टा दें तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट उलट जाएगा। दूसरी एंट्री, इंपेयरमेंट कम कर दें, इंपेयरमेंट क्रेडिट। अगली एंट्री, उसने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया था, खर्चा डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, हम कह रहे हैं खर्चा ना रिकॉर्ड करो, हमने कर लिया हुआ है, खर्चा कम कर दें, कितने से, -4। ये एडजस्टमेंट नंबर 1, ये एडजस्टमेंट नंबर ए वाला है और ये एडजस्टमेंट नंबर सी वाला है, तो ये एडजस्टमेंट्स होंगी। लेकिन सबर, ये सारी एसआरई टाइप हैं, इसलिए वर्किंग 5 में भी जाएंगे। आपस का प्रॉफिट उल्टाओ स्टॉक का, प्रॉफिट उल्टाओ डेबिट साइड पे, इंपेयरमेंट लॉस उल्टाओ, उल्टाओ उल्टाओ, इससे खुशी होगी, प्रॉफिट उल्टाने से गम हुआ है, इधर कॉस्ट ऑफ सेल को मैंने हिट किया है। इंपेयरमेंट उल्टाओ, इंपेयरमेंट रिकॉर्ड ना करो, उल्टाओ। इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी होती तो डेबिट साइड पे आती, इंपेयरमेंट उल्टाओ, कितने से, 3 से। खर्चा उल्टाओ, उल्टाओ उल्टाओ, ये एस प्रॉफिट में इस तरह एडजस्टमेंट्स होंगी। ये है इन एडजस्टमेंट्स का P&L के सवाल पे इंपैक्ट, नोट करें। अच्छा, चीज एक बड़ी सिंपल है, एक मिनट पहले देख लें। प्रॉफिट उल्टाने का क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाओ, बढ़ाओ +4, इंपेयरमेंट लॉस कम करो, करो करो, खर्चे कम करो, करो करो करो, प्रॉफिट कम, डेबिट साइड पे हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। चलें जी, तो 1000 मिसालें इसकी दी जा सकती हैं, वो तो मैंने आज डिस्कशन करनी है। कर लिया नोट, हाथ उठा करें, डन। क्वेश्चन नंबर, भाई आप कुस्तुन तुनिया से आते हैं क्लास लेने के लिए, या तुनिया से, कुस्तुन तुनिया से? आज के बाद ये कहानी हमेशा के लिए खत्म हो रही है, आखिरी दफा ये खुलने लगी है कहानी, और फिर हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। Things are simple, keep them simple. स्ट्रीट फाइटर भी आए हुए हैं आज। डे डेटर की बोतल ट्रांसफर हो रही है भाई, वो बुरहान ने आपको सलाम भेजा है। हाँ, फैसलाबाद वाला यार, उसने कल ऑनलाइन मीटिंग में इतनी बसूख से कहा है कि उस बंदे को मेरा चलो बुरहान रहने दो यार, ये छोड़ो। अच्छा अच्छा, पॉइंट नंबर बी, बस प्लांट वॉज इम्पेयर्ड बाय 3 कर दें, सब्सिडरी ने भी कर लिया, तुम उल्टा दो, उल्टाने की एंट्री इंपेयरमेंट क्रेडिट पीपी डेबिट, लेकिन ये एसआरई में होगी, वर्किंग 1 में नहीं होगी। लाइबिलिटी 6 की फेयर वैल्यू हमने रिकॉर्ड कर ली, सब्सिक्वेंट एक्विजिशन उसने भी लाइबिलिटी 4 पे रिकॉर्ड कर ली। 6 लीटर पानी मैं वाले साहब के लिए ले आया, छोटा भाई भी 4 लीटर ले आया, बेटा तुम वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, भाई यही है आगे। अच्छा, इसमें जरा ध्यान रखना है आपने, इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू पे ले गए तो ये माने ना माने, ये जीपी आपने बुक कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट आपने पहले ही बुक कर लिया, उसने 20% अभी तक उसके पास पड़ा हुआ है,
तो कितना स्टॉक उसने बेचकर प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। ये आपस की सेल नहीं है, ये सब्सिडरी का स्टॉक सऊदी किंग के जाते हुए पड़ा हुआ था। जैसे ही सऊदी किंग गया, उसके जाने के बाद हमने वो स्टॉक बेच के जीपी रिकॉर्ड कर लिया। तो 20% पड़ा रहा तो 80% पे जीपी रिकॉर्ड हो गया। इसमें सोल्ड से खेलना है या अनसोल्ड से? सोल्ड से खेलना है। आगे कितना बिका? तो आगे 80% बिक गया, इसका मतलब है उसने भी प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया 80%। तो 5 जो प्रॉफिट आ रहा था उसका 80% हम रिवर्स कर देते हैं सब्सिडरी को कहके, क्योंकि उसने रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो प्रॉफिट उल्टाने का तरीका P&L के सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें। जी फेयर वैल्यू पे नहीं खरीदा होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टॉक कॉस्ट पे खरीदा जाता है। पेप्सी वालों से जब बोतल खरीदते हैं दुकानदार जाके, तो 50 रुपए की बोतल नहीं खरीदते, अगर 50 की बेचनी है तो उससे बना के 35-40 रुपए की खरीदते हैं। तो स्टॉक तो कॉस्ट पे खरीदा जाता है। इन चीजों को मिक्स क्यों करें? मैं तो अभी सऊदी किंग के पेमेंट की बात ही नहीं करा। मैं तो कहता हूं इसके सारे एसेट्स को बस फेयर वैल्यू पे ले जाओ। हमने कौन से सऊदी किंग से ये इन्वेंट्री खरीदी है? हमने तो पूरा बिजनेस खरीदा है। जिस एंट्री को हमने कंसोलिडेशन डेट पे किसी वजह से IFRS 3 और 10 की वजह से कर लिया था हमने कंसोलिडेशन डेट पे, उससे अगर सब्सिडरी दोबारा कर ले, बस उसे सब्सिडरी को कहेंगे तुम उल्टा दो। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स हैं, इसी तरह आती हैं बस। अब आगे जितनी मर्जी इसमें बहस कर लें। ओके जी, वो टेस्ट की डिस्कशन है, वो मैं कर लेता हूँ इंशाल्लाह। टेस्ट सही था कल या मुश्किल था? अच्छा, वो जो 80% है थोड़ा सा IS 37 का कॉन्सेप्ट था मादरत, तो वो क्या चीज? हाँ जी, आज तो दूसरी क्लास में हमने पास पेपर का क्वेश्चन 5 करना है, ताकि हमारे सिर्फ 2 रह जाए, 6 और 8। अब इट्स अप टू यू, आप लोग घर जाके ले लें जैसे भी करें, और कीप इट फॉर सितंबर अगस्त। आई एम ऑल्सो अवेलेबल इन अगस्त इफ यू वांट। तो ईदर यू कैन कीप इट फॉर अगस्त और यू कैन डू इट साथ साथ। सो अच्छा जी, एक सवाल होने लगे, तसल्ली से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पेज 242। फिर हम IS 37 की तरफ आते हैं वापस। कल के होमवर्क का सवाल जो पास पेपर का क्वेश्चन 4 था, 7 तो मैंने करा दिया था, 4 कितने लोगों ने कर लिया था? उसमें पहली एडजस्टमेंट में प्रोफेशनल फी ने अगर तंग किया है तो वो मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। वो थोड़ा सा इंग्लिश उसकी इस तरह थी कि उसने तंग किया था, वो मैं डिस्कस करूंगा कि एज पर क्वेश्चन कितना है और वो सारा। अच्छा, पेज नंबर 242। The following as a summarized balance sheet of pertains to Ilm Limited and its subsidiary Sun Limited. PPE investment share capital retained earning revaluation surplus. किसकी किताबों में सरप्लस नजर आ रहे हैं? पेरेंट की किताबों में सरप्लस ऑलरेडी नजर आ रहा है। JL acquired IL acquired 80% on January 18 साल का पहला दिन, when RE was 6 pre-RE. At the date of acquisition, SL had a land which had a fair value of 30 and a carrying value of 20. Land debit surplus credit 10. At the पेज 2 पहले बातें करते रहते हैं फिर पेज पूछते हैं। At the year end of 31 दिसंबर 18, the fair value of land was 32. Year end पे उसकी land 32 की हो गई है। It is group policy to use revaluation model. ग्रुप की पॉलिसी है रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करें, इसी वजह से शायद पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करें, लेकिन एस की किताबों में रिवैल्यूएशन नजर, इसका मतलब है एस क्या यूज करें? P using revaluation model and S using cost model. ओके, 1 2 3 4, कल दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे थे, कल तीनों रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे थे। आज कौन यूज कर रहे हैं और कौन यूज नहीं कर रहा? यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां सही करने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेशन करते हुए हम उसके एसेट्स को रिवैल्यू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जी। पीपी 110 प्लस 55 इन्वेस्टमेंट
जी शेयर कैपिटल वर्किंग 2.1 consolidated revaluation surplus. ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का नाम बता दें, ये क्या है? पी आर ई, इसका नाम पी आर एस। पी आर ई जहां जाती है उसी तरह का एक अकाउंट खोल के पी आर एस 4। ये सारी एडजस्टमेंट्स पोस्ट हो गई हैं, नहीं सॉरी फिगर्स पोस्ट हो गई हैं, एडजस्टमेंट की तरफ अब चलते हैं। ओके RE was 6. At the date of acquisition, S had a land which had a fair value of 30 and a carrying value of 20. एक मिनट पोस्ट कर लेना, बातें लैंड डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन 10। ये किस दिन की फेयर वैल्यू है? यकम जनवरी 18 की। अब कितनी हो गई है? किस दिन? कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस आया? एक्सेलेंट, 2। अब बताएं, इज इट एक्विजिशन डेट वाला सरप्लस या बाद वाला सरप्लस? बाकी 9 महीने का। तो इसको अब मैं वर्किंग 1 में लेके जाऊं या कहीं और लेके जाऊं? लैंड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग, ये सब्सिडरी का सरप्लस है या किसका? SRE डेबिट करूं या SRS? SRS, क्योंकि इमरान खान को भी देने इसमें से। तो इसकी मेरे ख्याल से अब ये एंट्री बनेगी लैंड डेबिट एंड सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। कितने से? तो ये एंट्री आज हमने पहली दफा की है, जिसमें असल में पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करा था और सब्सिडरी को ईयर एंड पे भी क्यों रिवैल्यू करना पड़ा? आज तक तो हम एक्विजिशन डेट पे रिवैल्यू करते थे। ग्रुप कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा है? रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन वो बज़िद है अपनी किताबों में कि मैंने कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी है। तो एक्विजिशन डेट पर थोड़ी सी फेयर वैल्यू पहले रिकॉर्ड कर ली, बाद में जो 9 महीने में चेंज आई उसको अलग से रिकॉर्ड कर लिया। तो ये किसका सरप्लस है? एस का सरप्लस है। बताएं जी।
लैंड पीपी कितना, सवाल खत्म हो गया। पहले कैमरा उधर करो, वो नोट कर लें ये वाला। आगे बस फिर फूके शूके मारनी है, वो मार लेते हैं। वो जो क्वेश्चन 38 था ना अभी थोड़ी देर पहले, उसका नाम रख दें सवाल का जो काम। जो काम पेरेंट कर चुका है वो अगर सब्सिडरी कर ले दोबारा, तो सब्सिडरी को क्या करते हैं कहीं रिवर्स कर लो। तो सवाल का नाम रख लें जो काम। वो तीनों एडजस्टमेंट शाकाम हो गए ना, एक तो इधर राइट हैंड रोड पे आप जो काम रख लें, क्वेश्चन 38 का नाम। आए हुए हो, बोलो। ये वाले स्किल मैं चाहता हूं कि आप लोगों को घर में भी मसला राइज हो, खुद ही अपने आप से बातें करें और अच्छा हाँ, ये दिस इज द स्किल रिक्वायर्ड एट दिस एडवांस्ड लेवल ऑफ स्टडीज। देयर ओनली फ्यू इयर्स आर लेफ्ट, देन यू विल बी लॉन्च्ड इन मार्केट। ओके, चलें चलें जी, ओवर। चुप 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 चुप। पॉजिटिव है। चुप 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 चुप। जी 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 जी। एक मिनट बस अब देख लें, एक मिनट देख लें बस अब। ये किसका सरप्लस है? इसको आप किस किस को दे दें? पी को भी और एनसीए को भी। कैसे दें? सी आर ई नी, सी आर एस और एनसीए उसी तरह 2 इंटू 0.4। हाँ बट टी अकाउंट के टी थोड़ा सा नीचे वाला डंडा खराब हो गया। अच्छा जी, 1.6 एस आर एस। कैरी डाउन। या जो नई एंट्री आई है ना, उसने सारा मैस डाला है। ये देखें, वो लैंड डेबिट और एस रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, क्योंकि ग्रुप कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा था? रिवैल्यूएशन मॉडल। इधर आओ भाई, चलो उधर ही करने दो, सबर करो। ले आओ।
ये बात एग्री करते हैं, अगर ग्रुप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा होता तो बैलेंस शीट में 4 नजर ना आता? इस बात से एग्री करते हैं भाई? अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट शुरू होगी है, अगर ग्रुप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा होता तो बैलेंस शीट में 4 नजर, और फिर हम एस के एसेट्स को 30 से 32 पर ना लेके जाते। क्यों ना लेके जाते 30 से 32 पर? लेकिन क्या 10 वाला रिवैल्यूएशन गेन रिकॉर्ड करना था अगर एस कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा होता? अगर भाईजन पहली एंट्री जिंदगी में कभी नहीं छोड़नी, चाहे कॉस्ट मॉडल भी यूज हो रहा हो, क्योंकि ये एंट्री ऐसी है कि IFRS 310 ने गर्दन से पकड़ के करवानी है। पहली एंट्री नहीं छोड़नी कभी जिंदगी में, पहली एंट्री कभी नहीं छोड़नी जिंदगी में। 10 वाली एंट्री फिर भी होती, ₹10 वाली एंट्री तो फिर भी होती। चार की जगह 2 नहीं आना। कौन से 4 की जगह 2? ये 4 कौन सा वाला है शहजादे? ये 4 ये वाला सरप्लस है। पी का अपना भी सरप्लस नजर ना आ रहा होता? एक दफा लिख लें, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं इस पे। कितने लोगों ने घर जाके वो लेक्चर अटेंड कर लिया था पार्ट बी? जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें जरा। कितने लोगों ने घर जाके अटेंड कर लिया था लेक्चर? और जिन्होंने आज करना है इंशाल्लाह वो हाथ खड़ा करें। आज हाइब्रिड में जिन्होंने आज करना है, जिन्होंने 3 दफा नहीं हाथ खड़ा किया वो जरा हाथ खड़ा करें। तो बता दिया करें ना क्या किस उसमें है, मान जाया करें। और पता नहीं कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई बच्चा क्लास में ना बैठा हो कि मुझे अभी 31 अगस्त को या 31 जुलाई को आके पूछ रहा हो कि पार्ट बी टोटल कितने हुए थे? 60-70 हैं, तो मेरे तो सारे रहते हैं। तो कोई ऐसा फिरका अगर क्लास में बैठा हुआ है तो ये कंपनी तो पार्ट ए भी दोनों वाले भी जिम्मेदार नहीं है तो कंपनी। अच्छा, आप ही शायद कोई कॉलेज बनाए जिसमें ये लिखा हो गारंटेड सक्सेस इन सीए। पता नहीं आज तक ऐसा कॉलेज बन तो नहीं सका, आप ही शायद अब बनाएं। और उस वक्त तक तो मेरे ख्याल से जब आप कॉलेज बनाएंगे तब IAS 28 के भी कोई अभी 8 सवाल हैं तो 25 आगे होंगे। तो उसमें जो 25 सवाल आगे होंगे उनमें बच्चा हर सवाल में हाथ डालेगा। उस वक्त तो पता नहीं आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे अच्छा यार वो सवाल आया था उसमें उस सवाल में ये वाली एडजस्टमेंट छोड़ देना, बाकी ये जो 25 में से आखिरी 4-5 है ना ये मैं करा देता हूँ। ज़ाहिर बात है एक लिमिट ही होती है ना चीज़ की। तो 10 साल बाद जो है पता नहीं पास पेपर में क्या क्या पढ़ा होना और सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ करने लोगों में। तो यही हर आने वाला सेशन अगले सेशन का कोई ना कोई पास पेपर में चीज़ 1-2 डाल देते हैं। अब वो बच्चे के इस अटेम्प्ट में उस क्वेश्चन के अंदर ये वाली एडजस्टमेंट आई थी सर आपने ये जरा करा दे मुझे। तो वो नहीं जो 70-80% सवाल आते हैं वो नहीं करना, वो से एक एडजस्टमेंट की जान लेके ना मेरी कंसोलिडेशन कमजोर हो गई है, इसमें विटामिन जी की कमी हो गई है इसमें। तो वो जो एक चीज़ है अब उसका कोई हल नहीं है ना। 10 साल बाद वो एक एक चीज़ें करते करते पूरे सवाल बने होने हैं और 10 महीने में सिलेबस खत्म हुआ करना है। तो हर एक लीज में पता नहीं क्या क्या फ्राई कर देना है उसने 10 साल के अंदर। पता नहीं आप लोग पढ़ाने में दे सोच के आइएगा जरा, चैलेंजेस बड़े आने वाले हैं। चलें आगे। तो अगर ग्रुप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा होता, अगर ग्रुप कौन सा मॉडल यूज कर रहा होता? कॉस्ट मॉडल। क्योंकि एक जमाना ये भी आने वाला है कि आप लोगों ने कहना अनएडजस्टेड फिगर सही पोस्ट कर दिया ना, ये भी काफी है बेटा, ये भी काफी है। अगर ग्रुप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा होता तो बैलेंस शीट में 4 नजर, ये बैलेंस शीट में 4 नजर ना आता। और फिर हम एस के एसेट्स को 30 से 32 पर ना लेके जाते, एस के एसेट्स को 30 से 32 पर ना लेके जाते। और ₹10 वाली एंट्री को भी फिर भी होती है। तो ₹10 वाली एंट्री तो फिर भी होती, तो 10 वाली एंट्री तो फिर भी होनी थी। अच्छा जी, अब एक सवाल मैं आपके सामने खोलने लगा हूं और इस डिस्कशन को हम क्लोज करने लगे हैं। एक सवाल मैं आपके सामने खोलने लगा हूं, ये बिल्कुल इस सवाल का ना ऑपोजिट है, बिल्कुल इस सवाल का ऑपोजिट है। ये क्वेश्चन आपको हाँ जी, एक आप नहीं खोलना, पेज 75 पे क्वेश्चन है, एक मिनट। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ बिल्डिंग, जिसकी फेयर वैल्यू इतनी है, वैल्यू यूज छोड़े अभी, फेयर वैल्यू इतनी है और कैरिंग वैल्यू जो है वो 120 है। तो अभी 140 छोड़े, उसकी बहस हो गई थी हमारी। 100 और 120 का डिफरेंस 20 इज रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन एक्विजिशन डेट। द ग्रुप इज फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल, वो जो सारा उर्दू में आपको भी लिखवाया है, द ग्रुप इज फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल, इसलिए पेरेंट के बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर
नहीं आ रहा। यही जो सारी बात अभी आपको लिखवाई है, द ग्रुप इज फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग इतने, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज इंक्रीज टू 110 एट 30 जून। ये वाली फेयर वैल्यू क्यों इग्नोर कर रहे हैं कि ग्रुप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं? कॉस्ट मॉडल। आप जरा तसल्ली से अगर P यूज कर रहा है कॉस्ट मॉडल तो 4 रुपए टाइप वाली चीज पिछले सवाल जैसी नजर नहीं आ रही, आती नहीं, अब तो नजर आ ही नहीं रही। और जो फेयर वैल्यू है उस दिन की 100 रुपया और इस दिन की 110, इन दोनों का डिफरेंस 2 रुपए टाइप पिछले सवाल में आया था, इसको हम इग्नोर करते, लेकिन एक एडजस्टमेंट फिर भी होती। वो कौन सी वाली? एक्विजिशन डेट पे हर हाल में सब्सिडरी के एसेट्स को किस पे लेके जाने हैं? फेयर वैल्यू पे। डन। अब अगर मैं आपसे कंक्लूजन ड्रॉ करवाऊं कि P यूज कर रहा है कॉस्ट मॉडल, S भी यूज कर रहा है कॉस्ट मॉडल, S भी यूज कर रहा है, एक मिनट, कॉस्ट मॉडल। ये बना पेज 75 वाला क्वेश्चन 32। एक मिनट, पेज 75 वाला। तो आपने एक जर्नल एंट्री करनी है, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग ऑन क्रेडिट, बस, और कोई एंट्री नहीं करनी। जबर बड़ा सबर। अभी मैंने एक सवाल करवाया, क्वेश्चन नंबर 12, डेट इज ऑन पेज नंबर 242। प्लीज बताएं इसमें पेरेंट कौन सा मॉडल यूज कर रहा था और सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल। ठीक है जी। इसमें अब आप मुझे जरा सोच के बताएं कि सब्सिडरी की किताबों में, अब लॉजिक पे चीज याद रखें, रट्टा नहीं मारना, सब्सिडरी की किताबों में एक्विजिशन डेट पे किस पे आ रहे होंगे? कॉस्ट मॉडल पे। नहीं आ रहे होंगे, मैंने बोला है एक्विजिशन डेट पे कितने पे आ रहे होंगे? कॉस्ट मॉडल पे। वो जो भी 10 रुपए का गेन रिकॉर्ड किया था। और बैलेंस शीट डेट पे भी किस पे आ रहे होंगे? तो 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी, एक एक्विजिशन वाली, एक पोस्ट एक्विजिशन वाली, क्योंकि इसको मजबूर करके किस मॉडल पे लाने? तो एक एंट्री तो करेंगे ही करेंगे। कितने से ये अमाउंट जरा बता दें मुझे, क्योंकि आप लोगों ने पेज नंबर लिखा हुआ उसका 10 से। और एक और एंट्री भी करेंगे, एसेट डेबिट एस का रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये वर्किंग 1 में नहीं जाएगा, ये एस का रिवैल्यूएशन अभी जो खोला है हमने 2 से। आज वाले सवाल में ये एंट्रीज की हैं। क्या चीज? अगर दोनों कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कॉस्ट पे रखना है, लेकिन एक एडजस्टमेंट फिर भी कर देनी है, मशहूर जमाना ये वाली। अच्छा, ये पुराने सवाल है, ये आज वाला सवाल है। एक सवाल कल किया था, क्वेश्चन नंबर 12, वो पता नहीं कौन सा पेज था। अच्छा, इसको अब रटा नहीं माना, लॉजिक पे याद रखने चीजों को। दोनों क्या यूज कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन मॉडल। तो एक काम कल किया था, प्री वॉज गिवन इन क्वेश्चन, प्री रिवैल्यूएशन सरप्लस वॉज गिवन इन क्वेश्चन। वो हम टेक टू वर्किंग 1, वो वर्किंग 1 में ले गए थे, लेकिन कोई जनरल एंट्री वगैरह नहीं करनी पड़ी थी, बस प्री रिवैल्यूएशन सरप्लस वॉज गिवन इन क्वेश्चन। उसको हम कहां ले गए थे? वही मशहूर जमाना प्री आपको पता है कहां जाता है। बस बाकी अल्लाह का शुक्र है, कल वाला सवाल ट्राई कर लीजिएगा, आपको चीजें खुद ही समझ आ जाएंगी, और कुछ नहीं करने की जरूरत। इसमें डबल एंट्री कोई नहीं करनी होगी, बस वो प्री सरप्लस उधर चला जाएगा। तो इस तरह देख के आपको एक हवा सा लगेगा, बट व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, ये कल वाला है और ये आज वाला है। जी मुझे पता था अभी कोई क्रिच फ्राई करेगा, क्रिच तो होती है फ्राई करने के लिए। हाँ जी बोले सरकार, आप दसो। पेरेंट को कॉस्ट चढ़ा हुआ है दिमाग पे, सब्सिडरी को क्या चढ़ा हुआ है? और सब्सिडरी को क्या चढ़ा हुआ है दिमाग पे? रिवैल्यूएशन मॉडल।
अच्छा जी, क्या आप सब्सिडरी की किताबों में क्लोजिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा होगा? आ रहा होगा, और प्री सवाल दे देगा। तो उसी तरह प्री रिवैल्यूएशन सरप्लस वाज गिवन इन क्वेश्चन। देखिए ना, वो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करे तो प्री वो देगा, फिर वाज गिवन इन क्वेश्चन, टेक टू वर्किंग वन, टेक टू वर्किंग वन, और ईयर एंड पे उसने रिवैल्यूएशन सरप्लस और भी रिकॉर्ड कर लिया होगा प्री के बाद, उसको रिवर्स करेंगे। ये किसने बोला उसको रिवर्स करेंगे? एक बंदा बोले, 2 3 और 4 5, क्योंकि ईयर देखें, एक्विजिशन डेट वाला तो हम ले गए प्री के अंदर, लेकिन जो एक्विजिशन डेट के बाद वाला है वो जो 10 से 12 2 रुपए वाला जैसे भी सवाल के अंदर था, बाद वाला उसका पड़ा रहने देंगे या उसका रिवर्स करेंगे? रिवर्स करने की एंट्री इसके ऑपोजिट होगी। कैसे कैसे? एसआर नहीं, वो एसआरएस में पड़ा होगा, एसआरएस डेबिट, एसआर क्रेडिट, ये इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। पास्ट पेपर क्वेश्चन 8 IAS 28 किसी दिन करेंगे। पास्ट पेपर क्वेश्चन 8 IAS 28। हाँ जी, क्या चीज? तो उसने क्या जवाब दिया? नहीं, पाँव में घूमेगा। अच्छा, फेस पे क्या लेके जाएंगे? किसमें? अच्छा भाई, इस सवाल की बैलेंस शीट मैं बनवा देता हूं, तो वो इसका मैं फिर डिस्कस कर लूंगा जब आएगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सवाल कब किया था? कल। ये कब किया है? ये तो मशहूर जमाना हमारा सवाल है, एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, तो ये इंशाल्लाह हम कभी देख लेंगे। तो इस सवाल की मैं बैलेंस शीट पूरी कर दूं, फिर हम IAS 37 की तरफ आते हैं। यार ये एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, जरा सोचें। पेरेंट कौन सा मॉडल यूज कर रहा है और उस पर कौन सा मॉडल चढ़ा हुआ है? रिवैल्यूएशन मॉडल। तो उसको कुछ उल्टाना पड़ेगा ना। ये मेरे ख्याल से पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस से होगा, पोस्ट वाला उल्टाना पड़ेगा, क्योंकि प्री वाला तो वर्किंग वन में जाना ही जाना है, उसमें नहीं छेड़ना, पोस्ट वाला उल्टाना पड़ेगा। चलें, वेट फॉर IAS 28 पास्ट पेपर क्वेश्चन 8, इसके लिए वेट करो। अच्छा, अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये 2 सवाल जाके एक दफा करने हैं फिलहाल। 5 मिनट में ये सवाल हो जाएगा, 5 मिनट में कल वाला सवाल हो जाएगा। ये 2 सवाल एक दफा करने हैं, ये ताकि चीज पक्की हो जाए। बैलेंस शीट बनवा दें। आप इधर देखो, इन दोनों सूरतों में जाएगा, इसमें इसमें नहीं, ऐसे ही है ना। ओके, थर्ड सिनेरियो जो कल किया था, फेयर वैल्यू दी नहीं होगी तो ऑलरेडी प्री वैल्यूड अमाउंट्स पे पड़े होंगे, फेयर वैल्यू का चार्ट डालना है। तो जस्ट 5-5 मिनट लगाएं आज, ये वाला सवाल करें, ये वाला सवाल करें, ताकि ये बात याद हो जाए। हाँ जी, मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, IAS 37। नहीं, ये तो स्टैंडर्ड में दी हुई है, प्रोविजन की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन। अच्छा जी, लाइबिलिटी और प्रोविजन में फर्क? नहीं, ये बात गलत है, और लिखा हुआ है दरम्यान में, या टाइमिंग अनसर्टन हो या ऐसी लाइबिलिटी को क्या कहते हैं? प्रोविजन। ये आपकी चेंज ओवर बड़ी मुश्किल होती है, जब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे जाना हो, बातें करने लग जाते हैं, फिर सफे पलटने लग जाते हैं, क्रूंची ऊंची लगे होते हैं, ये चेंज ओवर होता है ना, कभी जनरेटर पे चेंज ओवर हो जाता है, कभी दोबारा वापडा पे आ जाता है, तो ये चेंज ओवर आपसे सेट कराएं अपना। शुक्रिया। अच्छा, provision is a liability of uncertain timing or amount. An obligating event is an hadsa, is an event that creates a legal or constructive obligation that results in an entity having no alternative. कोई आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं बचता इस सिवाय इसके कि आप ऑब्लिगेशन को सेटल कर दें। छोड़े पर ये डेफिनेशन कोई नहीं जरूरी। लीगल ऑब्लिगेशन 3 थी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन में 2 बात है। जिस
जो एंटिटी है हमारी, वो पास्ट में ऑयल टैंकर से ऑयल जब निकलता था वो साफ करती थी, साफ तो नहीं करती थी लेकिन इनकी पॉलिसी है, वो लोगों को पता है, और या फिर उसने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया कि इस दफा हम साफ करेंगे, और लोगों के दिलों में उम्मीद भी पैदा होगी। प्रोविजन, प्रोविजन की एंट्री तब करनी है जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो ड्यू टू आ पास्ट इवेंट, आउटफ्लो प्रोबेबल हो और रिलायबल एस्टीमेट लग सके। एक एक सफे का नंबर और उसमें क्या क्या किया था सारा नोट्स पे अपलोड कर दिया था। अच्छा जी, इसके बाद एक मजे का बड़ा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि फ्यूचर में अगर कोई टेक्नोलॉजी आनी है, पे 316 पे, फ्यूचर इवेंट्स दैट मे अफेक्ट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल एन ऑब्लिगेशन। फ्यूचर इवेंट क्या? नई टेक्नोलॉजी आना, मे अफेक्ट द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन के अमाउंट को अफेक्ट कर देगा। इस बात को रिफ्लेक्ट कर लें प्रोविजन में जब यकीन हो कि फ्यूचर इवेंट हो जाना है, और अगर यकीन नहीं है, चांस है, तो फिर 6 लाख को इग्नोर करें कल की तरह। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट एक कॉन्सेप्ट है। क्या जब आप पेएबल रिकॉर्ड करेंगे मजदूरों की तरफ, तो ये भी सोचेंगे कि फिक्स्ड एसेट बिक के स्क्रैप इकट्ठा होगा, उसको बेचेंगे और उससे नेट करें उस प्रोविजन को? नहीं, इन दोनों को इंडिपेंडेंट रखेंगे। गेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स shall not be taken into account in measuring provision। प्रोविजन से नेट नहीं करेंगे। प्रोविजन होता है ना मजदूरों को पैसे देना, और फिक्स एसेट बेच के फायदा आएगा, इस गम और फायदे को नेट नहीं करेंगे। Instead, an entity records a gain on expected disposal of asset at the time specified by standard। बल्कि IAS 16 के मुताबिक वो गेन डील होगा। अगर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है ड्यू टू अ हादसा, और लॉयर कहते हैं पैसे देने का चांस बहुत ज्यादा है और अंदाजा भी लग सकता है, तो एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट की एंट्री करते हैं, 50% ज्यादा चांस है केस हारने का, आप हारेंगे, और डिस्क्लोज भी कर दें। क्या डिस्क्लोज? कहानी सुनाई ना कि कैसे आग लगी, क्या हुआ, कहां से तीली आई थी, किस कंपनी की माचिस बनी हुई थी। अच्छा, लायबिलिटी साइड ये बता देना, हादसा हुआ, कितने लोग मरे। लायबिलिटी साइड, अगर पास्ट इवेंट हो और लॉयर कहे आपने केस हार जाना है, प्रोबेबल केस हार जाना है, लेकिन लॉयर अमाउंट का अंदाजा नहीं लगा के दे रहा, तो एंट्री हो ही नहीं सकती। फिर ऐसी सूरत में डिस्क्लोज आ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। सिर्फ यूजर को बता दें कि केस है, P&L बैलेंस शीट में उसकी एंट्री नहीं जाएगी, P&L में एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, लायबिलिटीज में लायबिलिटी क्रेडिट नहीं होगी। लेकिन अगर प्रोबेबल का ऑपोजिट है पॉसिबल, प्रोबेबल का मतलब होता है हाई चांस, पॉसिबल का मतलब होता है लॉयर कहता है केस चांस हारने का कम है, लेकिन ये पता चल जाएगा जब जज साहब का फैसला आएगा। जज साहब हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो अपने कंट्रोल में नहीं, आजकल तो हमारे कंट्रोल में कहां से होंगे। तो ऐसी सूरत में हम इस लायबिलिटी को डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारा केस हारने का चांस कम है, लेकिन यूजर को बता देंगे लिख के, ताकि वो दुआएं करना शुरू कर दें अपने घरों के अंदर कि अल्लाह करे ये केस हम हारे ना, हार गए तो फिर पैसे तो देने पड़ेंगे। और अगर आप बहुत बड़े बदमाश हैं या अगला बंदा बहुत ही शरीफ है, तो फिर आप कहेंगे अब तो हमें केस जीतना ही जीतना है, केस हारने का कोई चांस नहीं है, और हमें कौन हाथ डाल सकता है। तो ऐसे खुदा ना खास्ता अगर आपको फिक्रे बोलते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आउटफ्लो इज रिमोट, पैसे देने का चांस रिमोट है। तो केस हारने का हाई चांस, केस हारने का लो चांस, केस हारने का नो चांस। तो ऐसी सूरत में नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एंड नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। एंड नो डिस्क्लोजर, मादर वो ऊपर वाला नो वैसे मिल रहा था दोनों से, लेकिन कंफ्यूजन हो सकती है। नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एंड नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। That is about liability side. So let's come on asset side today. आज एसेट साइड पे आ जाए। हमने केस किया, हमारा लेवल देखें, हमने केस किया एसेट साइड। क्लासें चलते चलते जनरेटर बंद हो गया, तो कॉलेज वालों ने जनरेटर वाले के खिलाफ केस कर दिया कि ये जनरेटर नहीं है जिन है, तो प्लीज कॉलेज वालों ने केस कर दिया। ऐसी सूरत में जरा प्रूडेंट होकर चलना है। अगर जनरेटर वाला कहे मैं पैसे दे देता हूं जुर्माना, या अगर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि जुर्माना दे दो, या इंश्योरेंस कंपनी से आपने जनरेटर की इंश्योरेंस कराई हुई है, उसने इंश्योरेंस क्लेम मान लिया है, तो इन तीनों लाइनों में से कोई लाइन पेपर में लिखी हुई आ गई, तो आपने कहना है वी आर सर्टन कि इंशाल्लाह रिकवरी होगी। तब आपने रिसीवेबल, डेबिट और इनकम क्रेडिट की एंट्री कर देनी है।
रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। इनफ्लो इज वर्चुअली सर्टन, वर्चुअली मींस 100% यकीनी, मोर देन 95 इसको कहते हैं, पास चैनल एंट्री। ऐसा कब होगा? इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे, या हमारी कंपनी रीच एन एग्रीमेंट विद इंश्योरेंस कंपनी, एक ही बात है। आवर सप्लायर एग्रीड टू पे अस डैमेजेस, जज पास्ड ऑर्डर इन आवर फेवर। अच्छा, आप अगर दूसरे के खिलाफ केस कर दें तो रिसीवेबल बुक कर लेना चाहिए। स्टैंडर्ड कहते हैं नो, दूसरे के खिलाफ केस करने से रिसीवेबल बुक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं बुक करना। हां, अगला मुंह से निकाल दे मैंने पैसे देने हैं, फिर आप रिसीवेबल बुक कर लें। वो मुंह से ना निकाले, जज उसके मुंह से निकलवाए, फिर भी। और तीसरी बात, इंश्योरेंस कंपनी आपको कह दे यार जनरेटर जला है तो कोई नहीं, हम आपने इंश्योरेंस करवाई, आप पैसे ले लें। इन तीनों में देखें कोई ना कोई जिम्मेदारी ले रहा है पैसे देने की, या सप्लायर जिम्मेदारी ले रहा है, या जज जिम्मेदारी ले रहा है, या इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदारी ले रही है। तो जब तक जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा ये पैसे मुझे मिलने हैं, तब तक आप उसको ऐसे बना ही नहीं सकते। लेकिन अगर 50 से 95% चांस है, जिसे हमने पिछले सवाल में प्रोबेबल कहा था, लेकिन उधर 50 से 100 मैंने लिखा था, इसने 50 से 95 लिख दिया। प्रोबेबल, हाई चांस है कि हम केस जीतेंगे। लॉयर ने कहा है कोई मसला नहीं सर जी, परेशान ना हो, ये जनरेटर जलते जलते रहते हैं, ये आग लगती रहती है, आग तो होती लगने के लिए है, इंशाल्लाह हम केस जीतेंगे, आप परेशान ना हो। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम केस जीतेंगे। कभी भी आपने एंट्री नहीं करनी रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। यहां डिफरेंट व्यू है। पीछे हमने 50 से 90 100 पे एंट्री करवा दी थी क्योंकि वो शायद खर्चे वाली साइड थी, इधर जरा इनकम बुक करनी है तो प्रूडेंट होके चलें। इधर आपने इसको कंटिंजेंट कहना है 50 से ऊपर वाले को, उधर 50 से ऊपर वाले को प्रोविजन कह रहे थे, लाइबिलिटी कह रहे थे, लेकिन इधर इसको आपने जो है वो कंटिंजेंट कहना है। तो अगर लॉयर कॉन्फिडेंट है 70-80% कि आप केस जीत जाएंगे, हत्ता कि लॉयर ने 90% यकीन दिला दिया, लॉयर ने ये बोल दिया कि बस तुम जीत गए हो केस, भाईजान जज ने नहीं कहा अभी, लॉयर के कहने से कुछ, लॉयर को हमने कहा बाद में कुछ और हो गया, कहता है वो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका वाला है ये। तो लॉयर भी तो जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, लॉयर की जिम्मेदारी पे तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसलिए इसको हम हाँ लॉयर की राय जरूर लेंगे। और अगर लॉयर ने कह दिया कि आपने केस जीतने का काफी अच्छा चांस है, तो इसको हम क्या कर दिया करेंगे, डिस्क्लोज कर दिया करेंगे, यूजर को कह दिया करेंगे दुआ करो केस जीतने का चांस है हमारा, ताकि ये पैसे में आ जाए। और अगर लॉयर ने कहा लो चांस है आपके केस जीतने का या नो चांस है, अब इन दिनों को इकट्ठा करके एक ही अम्ब्रेला में ले आए। लॉयर ने कहा लो चांस है आपके केस जीतने का, हाँ पर केस जीते। लॉयर ने कहा जान रहे आप, आपने कहा फीस नहीं सर मेरे मुंह से निकल गया था, लेकिन वैसे हाँ पर केस जीते, तो कोई चांस नहीं केस जीतने का, लो चांस या नो चांस। तो फिर ऐसी सूरत में मींस नो एंट्री एंड नो डिस्क्लोजर, ना कोई एंट्री ना कोई डिस्क्लोजर, ना मैं अभी ना मैं खाकी। अच्छा कुछ लोग मुझे लग रहा है शो देख रहे हैं बैठ के। अच्छा आप जी मैं 2 सवाल कराने लगा हूं, आपने मुझे बताना है किसमें हमारे खिलाफ। अच्छा जी पहले एसेट वाला फाइनल कर लें। अगर वर्चुअली सर्टन है तो जर्नल एंट्री, अगर पैसे मिलने का हाई चांस है तो बता दें यूजर को कहानी लिख के, अमाउंट भी उसमें अगर आपको कोई अंदाजा तो बता दें, लेकिन ये नहीं कि उसकी एंट्री होगी। और तीसरे सूरत में तो कुछ भी नहीं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू जामिल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। क्वेश्चन 6 अभी कर लेते हैं बरकत के लिए। 10 दिन पहले साल खत्म होने से ZL लॉन्च्ड द क्लेम। क्या है भैया ZL लॉन्च्ड द क्लेम? जल्दी बताएं क्या है। हमने केस किया या हमारे खिलाफ केस हुआ? हमने केस किया, हमने केस किया। और मुंह खोल के कितना मांगा? 10 मिलियन। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 लाख। अच्छा तो हमने 1 करोड़ रुपया मांगा विद वन ऑफ इट्स वेंडर्स फॉर सप्लाई ऑफ घटिया क्वालिटी की चीजें, क्योंकि उसने हमें घटिया क्वालिटी की चीजें दी थी। अच्छा खामोश खामोश। ये ZL को आप मिसाल के तौर पे होंडा कार समझ लें और वेंडर को जनरल टायर समझ लें, तो इस तरह को समझने की कोशिश करें। होंडा लॉन्च्ड अ क्लेम विद वन ऑफ इट्स वेंडर जनरल टायर फॉर सप्लाइंग ऑफ घटिया क्वालिटी टायर, क्योंकि जैसे ब्रांड न्यू लोग गाड़ी लेके जाते थे 2 दिन बाद कहते थे टायर फुस हो गए हैं, तो हमने कहा जनरल टायर ये तुमने हमारे साथ क्या किया है। अच्छा कुछ दिन तक ना आपने इस डेट को इग्नोर किया करना है जो हमारे साल के बाद की डेट है। ये IAS 10 है, ये भी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया। IAS 37 के साथ ही हम पढ़ेंगे IAS 10। IAS 10 में लिखा होता है कि साल के बाद भी अगर कुछ हो जाए और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हाथ में है तो इसको एडजस्ट कर लो। ये भी डेट छोड़ें, ये कम फरवरी की डेट छोड़ें, ऑन फलां डेट, बस कुछ भी हो जाए डेट।
ऑन फला डेट द वेंडर agreed to adjust 6 million. Vendor agreed to adjust 6 million. 6 million is virtually. वेंडर मुंह से उसने कह दिया पाजान पैसे ले जाओ, पाजान आ जाओ, 6 मिलियन ले जाओ, मुझे पता था, मैंने तुम्हारे साथ जो किया है, अगेंस्ट फ्यूचर परचेज ऑफ ZL. उसमें क्या हुआ? उसमें मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारी जो फ्यूचर परचेज होगी उससे एडजस्ट कर दूंगा. यानी फ्यूचर में जब तुम टायर लेने आओगे तो उसमें मैं तुम्हें 6 मिलियन का डिस्काउंट दे दूंगा उन टायरों में. तो वो कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी हो. तो 6 इज वर्चुअली सर्टन. फॉर द रिमेनिंग क्लेम, क्लेम कितना था टोटल? 10 मिलियन. अगले ने कितना दे दिया? फॉर रिमेनिंग क्लेम ZL टुक अप द मैटर विद द वेंडर अब्बू कंपनी. ZL जो है वो जनरल टायर की पेरेंट कंपनी के पास चला गया in UK, and it is probable that 70% of remaining amount, 70% of कितनी निकली? 70% of remaining amount is probable, और 30% के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया. तो इसको भी छोड़ते हैं डिस्कशन को. अच्छा, कितने पैसे मिलना वर्चुअली सर्टन है? 6 मिलियन. कितने पैसे मिलने का हाई चांस है? 2.8. वर्चुअली सर्टन को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? एज अ कॉन्टिंजेंट एसेट. शायद मिल जाए, शायद ना मिले. अगले ने कह दिया ना हाई चांस है मिलने का. चलें जी, लिखना शुरू करें. सॉल्यूशन. ₹6 मिलियन ₹6 million is virtually certain ₹6 million is virtually certain to be received अच्छा, ये फिक्रा लिख लिया. बिकॉज ₹6 million is virtually certain to be received बिकॉज के बाद ना आप थोड़ी सी जरा नकल माने क्वेश्चन से. बिकॉज द वेंडर एग्रीड टू एडजस्ट दिस अमाउंट. अब ये सवाल से अंग्रेजी उठाया करें, आपको होता है हमारी अंग्रेजी के जो लाते हैं, मेरी सॉरी. बिकॉज द वेंडर एग्रीड टू एडजस्ट. कैसे आपको पता चला वर्चुअली सर्टन है? बिकॉज द वेंडर एग्रीड टू एडजस्ट वाली लाइन आई ना सवाल में, वरना हमें तो नहीं लाना था. बिकॉज वेंडर एग्रीड टू एडजस्ट. अब बताएं आगे क्या लिखना है. सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ रिसीवेबल. सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ रिसीवेबल. अच्छा, सो एग्री टू एडजस्ट भी लिख सकते हो, तो कोई मसला नहीं, लिखना लिखना. अच्छा, इधर देखें, पहले मैंने ये बोला है ₹6 million इज वर्चुअली सर्टन टू बी रिसीव्ड. फिर मैं सवाल में गया हूं because the vendor has agreed to adjust it against future purchases, so it will be recorded as a receivable. ₹2.8 million ब्रैकेट में लिखें 2.8 के इस तरह. 10 - 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 70%. 2.8 इस तरह एग्जामिनर को निकाल के दिखाएं. ₹2.8 million और ब्रैकेट में लिखें ₹2.8 million
is probable to be received, is probable to be received. Because of 70% chance, because 70% is probable to be received. बस probable की रीजन अब देने की जरूरत नहीं क्योंकि सवाल में भी probable का लफ्ज लिखा हुआ है. तो therefore it will be disclosed as a जी therefore it will be disclosed as a contingent asset. एक मिनट therefore it will be disclosed as a contingent asset. अब जरा बात लंबी है थोड़ी सी. In notes to the financial statements, contingent asset disclose होता है नोट्स में, बैलेंस शीट के फेस पे नहीं. Therefore it will be disclosed as a contingent asset in notes to the financial statements for year ended 31/12/14. अभी थोड़ी सी लंबी बात है. गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट, therefore it will be disclosed as a contingent asset in the notes to the financial statements for the year ended 31/12/14. therefore नहीं, गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट and estimate of financial effect. Giving brief nature of event, वही जो कल 2 लफ्ज़ लिखवाए थे. Giving brief nature of event कि क्या हुआ and estimate of financial effect. जी हाइब्रिड में पहली रो में लिख लिया, देख लें तो शायद हो रहा है. अल्लाह भला करे, जो लिखे उसका भी भला करे, जो ना लिखे उसका भी भला करे. आई कैप का सोल्यूशन देखते हैं. Claim to the extent of 6 million is accepted by vendor. Therefore, a claim would be recorded as a receivable by ZL, as it is virtually certain that it will be. However, recovery of 2.8 million is probable. Therefore, a contingent asset would be disclosed, giving brief nature of event and estimate of financial effect. अच्छा, अब पीछे रह गया ये वाला. अब इसमें सवाल ने जिक्र नहीं किया कि बाकी पैसों का क्या बनेगा. तो उसमें बाकी पैसों के बारे में एक अजीब सी लाइन आप लिख के आ सकते हैं. रिगार्डिंग रिमेनिंग 1.2 मिलियन, इट इज नॉट प्रोबेबल भी लिख सकते हैं, यानी पॉसिबल. इट इज पॉसिबल और मे बी इट इज रिमोट, सो इट विल नॉट बी, मैं बताता हूं, सो इट विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड एंड नो इट विल नॉट. तो ये अजीब सा फिक्रा एक डाला जाएगा एंड पे. जो डिस्कशन होगी 1.2 की, रिकवरी ऑफ 1.2 इज नॉट, इस तरह कर दें यार, इज पॉसिबल स्लैश रिमोट. मुझे नहीं पता पॉसिबल है या रिमोट है, सवाल ने नहीं बताया. इज पॉसिबल स्लैश रिमोट, आसान लफ्ज लिखे आप. रुपीज 1.2 मिलियन इज पॉसिबल या रिमोट. देयरफॉर इट वुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर और डिस्क्लोज्ड. ना अकाउंट फॉर होगा ना डिस्क्लोज होगा. सवाल बता रहे कि बकाया पॉसिबल है या रिमोट है. कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें बाकी रिमोट लगता है. ठीक है, मुझे भी रिमोट ही लग रहा है वैसे एक तरह का. अब्बू इतने मान गए हैं, वेंडर कंपनी ने उतने देने हैं, अब बाकी कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा हमें, तो बाकी कहां मिलने हैं. लेकिन चलें, पॉसिबल स्लैश रिमोट लिख देंगे तो चलेगा. ये कौन सी साइड होगी जी? ऐसा साइड. हमने किसी के खिलाफ केस किया. इसमें अगर केस के पैसे आ जाना कंफर्म हो जाए तो एंट्री कर दें. हाई चांस हो केस जीतेंगे, डिस्क्लोज कर दें. लो चांस हो या नो चांस हो केस जीतेंगे. चलो जी, शुरू करो दूसरा.